स्वागत है आपका गंगा दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बड़ी खबर से हम बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां ग्रेटर नोएडा में आग का तांडव देखने को मिला है। केमिकल के कबाड़ में भीषण आग लगी हुई है। दरअसल ये आग जानबूझकर लगाई गई है। केमिकल से कबाड़ निकालने वाला ठेकेदार इसी तरह अंबेडकर पार्क के सामने आग लगाता है और इस आग के चलते आसपास के लोगों को काफी दिक्कत होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जहरीले प्रदूषण का कारण है। ये घटना बादलपुर थाना क्षेत्र की है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काला काला धुएं का गुबार दूर तक आसमान में उठता हुआ साफ दिखाई देता है। आप अंदाजा लगाइए कितना प्रदूषण इससे फैल रहा है। केमिकल कबाड़ में जानबूझकर ये आग लगाई गई है और आसपास रह रहे लोगों का साफ कहना है कि ये ठेकेदार जानबूझकर ऐसा करता है। इस तरह का धुआं सेहत के लिए हानिकारक है, हवा को प्रदूषित करता है। रविंद्र से अपडेट लेते हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता। रविंद्र, बताइएगा, ये घटना जो है पहले भी होती रही है, ठेकेदार जानबूझ करके कबाड़ में आग लगाता है, इस तरह की शिकायत लोगों ने की है? जी आस्था, बताना चाहूंगा, इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। यहाँ पर जो है, जो ठेकेदार हैं, यहाँ पर जो क्या है, फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री क्षेत्र है, ये यहाँ पर जो कबाड़, इंडस्ट्री का जो कबाड़ निकलता है, ये लोग जो है लापरवाही से, जो ठेकेदार हैं, ये जो गार्बेज होता है, उसके केमिकल जो होता है, उसको जो निकाल कर वहीं पर फेंक देते हैं और उसमें ये जो है लोग आग लगा देते हैं। ये आज की पहली घटना नहीं है, ये हमेशा की तरह ही इस तरह से जो है लोग आग लगाते हैं। और जो स्थानीय लोग हैं, वो लोग जो है पहले भी पुलिस को भी और जो है प्राधिकरण को भी इस तरह की जो शिकायत दे चुके हैं, लेकिन ये लोग जो है बेपरवाह इसी तरह से जो है बेरोक आग लगाते हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में, भयानक आग लगी हुई है। यहाँ पर जो है काला काला पूरा जो है धुआं फैला हुआ है, पूरा आसमान काला हो गया है। यहाँ का जो प्रदूषण जो स्तर है, उसमें काफी जो है लोगों को जो है सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। लगातार जो है यहाँ पर इस तरह की जो है ये घटनाएं लोग करते रहते हैं और प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोग जो है काफी इससे जो है परेशान हो जाते हैं। एनजीटी के जो सांस लेना कितना रिस्क है इस तरह की हवा में, इस धुएं को देखकर आप अंदाजा लगाइए। प्रदूषण दूर तक हवा में फैल जाता है, लोगों को कितनी दिक्कतें आती हैं, कितनी बीमारियां इस तरह हो सकती हैं हवा को प्रदूषित करने से। लेकिन बार बार इस तरह की घटना जानबूझकर की जाती है। शुक्रिया अपडेट के लिए रविंद्र। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। गायत्री प्रजापति को बेल मिलने के बाद कार्रवाई तेज हो गई है। रेप मामले में अन्य आरोपी राम सिंह भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप लगाने वाली महिला के साथ राम सिंह भी गिरफ्तार हो गया है। लखनऊ क्राइम ब्रांच ने आरोपी राम सिंह को पकड़ लिया है। रेप केस में बंद गायत्री प्रजापति को मिल चुकी है बेल। संतोष शर्मा से अपडेट लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, गायत्री प्रजापति को बेल मिलने के बाद कार्रवाई तेज हुई है। राम सिंह और आरोपी महिला जिसने ये रेप का आरोप लगाया था, वो भी गिरफ्तार हो गए। अब किस तरह की पूछताछ पुलिस कर रही है? देखिए, ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली कार्रवाई नजर आ रही है कि गायत्री प्रजापति के जेल से छूटते ही जिस महिला ने गायत्री प्रसाद प्रजापति के ऊपर रेप का मुकदमा दिखाया था, उसी महिला ने दिसंबर 2019 में राम सिंह पर भी मुकदमा दिखाया था। गायत्री का आरोप था कि महिला और ये राम सिंह दोनों मिले हुए हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, जब महिला ने रेप का मुकदमा लिखाया। लेकिन कुछ महीने के बाद महिला ने राम सिंह पर भी रेप का मुकदमा लिखा दिया लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में, और तभी से जांच चल रही थी। अब इसी रेप के मामले में जो गौतमपल्ली थाने में दर्ज है, राम सिंह को गिरफ्तार किया गया है। यह अजीब इत्तेफाक है कि गायत्री के बेल से बाहर आते ही राम सिंह पर शिकंजा कसा गया। जिस महिला ने गायत्री के ऊपर आरोप लगाया था, वही महिला ने राम सिंह के ऊपर अपने साथ और अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप का मुकदमा लिखाया था। उसी कड़ी में राम सिंह की गिरफ्तारी की गई है। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसी कड़ी में राम सिंह की गिरफ्तारी की गई है। रेप मामले में अन्य आरोपी राम सिंह के साथ इस महिला को भी फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। जानकारी के लिए धन्यवाद संतोष आपका। और अब अगली खबर कानपुर से आ रही है, जहां एक मां ने सोशल मीडिया पर अपने लाडले के लिए गुहार लगाई है। वीडियो वायरल करके इस महिला ने खुद सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि उसके 2 साल के बच्चे को पति ने छीन लिया है। उसने बताया कि पति आपराधिक प्रवृत्ति का है, काफी रसूखदार है। शादी के बाद से ही उसे बुरी तरह मारता पीटता था और उसके बाद थक हार कर उसने कानपुर का घर बेचकर उसे छुटकारा पाया। कई बार पुलिस में शिकायत के बाद भी जब पति कारनामों से बाज नहीं आया तो महिला ने कानपुर से पलायन कर दिया, और जब वो अपने मासूम लाडले के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। तो ये छोटा बच्चा है 2 साल का,
मां अब गुहार लगा रही है कि इसे इसका बच्चा वापस दिलाया जाए। संबंध तोड़ने पर पति ने बच्चे को छीन लिया है और महिला का आरोप है कि पति जो है वो आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसके साथ बुरी तरह से मारपीट करता था। मार दे हमको वीडियो में। मेरा नाम निधि अवस्थी है। मेरी उम्र 21 साल है। पिछले 1 साल से मैं अपने बच्चे के लिए इधर से उधर भटक रही हूँ। पुलिस के पास जाती हूँ, पुलिस कहती है कि अपने कानून से लड़ो जाके, जबकि मेरा पति जो अमन वर्मा है, जिसके ऊपर 12-13 मुकदमे लगे हैं, एक अपराधी है, एक हिस्ट्री चीटर है, फिर भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ना ही कुछ हो रहा है। जो धमकी देता है, तुम्हें जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरे कोई नहीं, मैं एक ब्राह्मण की बेटी हूँ, मेरे पापा नहीं है, मेरे भाई भी नहीं, मेरी सिर्फ एक ले दे के मम्मी है, जिनको भी जान से मारने की धमकी देता है। उसके मम्मी पापा भी उसका इसमें साथ देते हैं और मेरा बच्चा नहीं मुझे दे रहे। मैं अपने बच्चे के लिए इधर से उधर भटक रही हूँ। मैं बर्रा थाने कई बार गई, कल्याणपुर थाने में भी गई, इसके अलावा कप्तान सर के यहाँ भी गई, IG सर के यहाँ भी गई, ना को वहाँ मेरी कोई सुनवाई होती, बस वहाँ से फ़ोन कर देते। बर्रा थाने में आते, वो बैठाले रहते, सुबह से शाम तक खाने के लिए खाना दे देते और शाम को फिर कहते हैं अब घर जाओ, कल आना। फिर कल आते, फिर बैठे रहते, फिर मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। हम इधर उधर भटक के अपने बच्चे के लिए थक गए हैं। आप सबसे निवेदन है कि मेरी मदद कीजिए। मेरा क्या गुण है कि जो अपने बच्चे से ना हमको मिलने दिया जा रहा है, वो मेरा बच्चा नहीं दे रहा। मेरे ले दे के आगे पीछे सिर्फ एक मेरा बच्चा है। तो मैं चाहती हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं कि मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, तो इसलिए मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि मेरा ये वीडियो योगी जी तक पहुंचा दिया जाए, या तो फिर योगी जी कहते हैं कि तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई न्याय नहीं है, तुम अपना सुसाइड कर लो, कुछ भी कर लो। तो एक बार वो हमको कह दे तो हम मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन ऐसी ज़िंदगी से तंग आ गए इधर से उधर। पहले वो युवा सभा का नेता था, उसके बाद अब वो उसको महामंत्री का पद मिल गया। अब वो कहता है। हमारे संवाददाता अशोक सिंह इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, ये महिला रो रो कर गुहार लगा रही है और कानूनन देखा भी जाए तो इतने छोटे बच्चे की कस्टडी या कह लीजिए कि उसका रहना उसकी मां के साथ ही बनता है, लेकिन पति जिसको कहा जा रहा है आपराधिक प्रवृत्ति का है, समाजवादी पार्टी में उसको एक जिला स्तर का पद भी प्राप्त है, पुलिस से गुहार लगा लगा के थक चुकी है और कोई इनकी नहीं सुन रहा है। देखिए, ये निधि अवस्थी लड़की है। ये 12वीं में जब पढ़ती थी तब इसकी अमन के साथ दोस्ती हुई थी। अमन चूंकि पैसे वाला है और ये लड़की काफी गरीब थी, तो अमन ने इसको अपने पैसों के झांसे में इसको फंसा लिया और इसके बाद इसकी 2014 में अमन के साथ में आई और 2015 में इसके साथ शादी हुई। 2018 में इस लड़के ने उसको जब मारना पीटना शुरू कर दिया तो इसको शक हुआ, तो इसने इसकी फेसबुक आईडी को चेक किया। फेसबुक आईडी में इस अमन के तमाम लड़कियों के साथ संबंध थे, जिसको लेकर इसका अपने पति के साथ काफी विवाद रहा। इसके बाद अमन ने इसको मारपीट करके घर से भगा दिया और इसके बच्चे को रख लिया। ये काफी मतलब अपने ससुराल में अपनी सास से, अपने ससुर से, सबसे कहती रही मुझे मेरा बच्चा दिला दिया जाए। बच्चा नहीं दिलाया गया। फिर ये बर्रा थाने गई। बर्रा थाने में क्या नाम है, पंचायत हुई। पंचायत में इसको बच्चा तो नहीं दिलाया गया। इसे कहा गया कि आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए। ये लड़की इसने अपना मकान बेच दिया है और अब ये लखनऊ में रहने लगी है। ये जो अमन है, इसका आप एक वीडियो देखिए जिसमें ये हुक्का बार में हुक्का पी रहा और एक अवैध असलाह लिए हुए है। इसका ये काफी समय पहले वीडियो वायरल हो चुका है कि असलाह लेके लोगों को डराता है, धमकाता है और यही काम ये इस लड़की के साथ भी कर रहा है। अब इस लड़की का कसूर ये है कि इसके ऊपर सिर्फ इसकी एक माँ है, विधवा माँ है। इसका ना कोई भाई है, ना इसके पिताजी की डेथ हो चुकी जो इसकी मदद कर पाए, जिसका ये भरपूर फायदा उठाता है। और चूंकि ये रसूखदार है तो उस रसूख के चलते पुलिस भी इसकी नहीं, कोई लड़की की कोई मदद करती है। लड़की दौड़ दौड़ के थाने जाती है, अधिकारियों के पास जाती है, अधिकारी थाने भेज देते हैं, उसके बावजूद इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब इस लड़की ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि मुझे मेरा बच्चा वापस दिया जाए और नैतिकता और जो कानून है कि जो छोटा बच्चा होता है उसमें माँ का ही अधिकार होता है और ये बच्चा इसको मिलना चाहिए। लेकिन ये लड़का इतना दुष्ट टाइप का है कि इसका बच्चा नहीं दे रहा है। तो इस वक्त बड़ा सवाल यही है जो पूछ भी रही है ये लड़की कि मेरी ये जो वीडियो है वो कैसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचवा दीजिए। छोटा बच्चा है 2 साल का जिससे इसको अलग कर दिया गया है पति से संबंध तोड़ लेने पर, और बच्चा जो है वो पति के पास है, इसको नहीं दिया जा रहा है। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? क्योंकि आरोप लगा रही है कि मुझे थाने में बुलाकर लोग बैठा लेते हैं, सुबह से शाम तक बैठाते हैं, वापस भेज देते हैं, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है।
देखिए जैसा कि लड़की बोल रही है और सच्चाई भी है, इसकी एक बार थाने में मीटिंग हो चुकी है। जो लड़के का पिता है उसने अपने रसूख का प्रयोग करते हुए इनमें दोनों में कंप्रोमाइज कराने का प्रयास किया, और लेकिन उस कंप्रोमाइज में ये कहीं नहीं है कि इसको बच्चा दिया जाए, और इसको इतना डरा धमका दिया कि ये लड़की ने अपना मकान बेच दिया और मकान छोड़कर चली गई है। सिर्फ इस लड़की की मांग ये है कि मुझे मेरा बच्चा वापस दिया जाए। और जैसा कि आप देख रही है कि वीडियो में इसके पास अवैध असला है, इस जो लड़की आरोप लगा रही है कि लड़का गुंडे टाइप का है, या ये सच्चाई है, क्योंकि इसका ये वीडियो आज नहीं कम से 3-4 महीने पहले वायरल हो चुका है और पुलिस ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब ये कानपुर की पुलिस से हार्ज की है तो इस लड़की ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उसके ट्विटर हैंडल पर ये शिकायत की है, जिससे कि इसका बच्चा इसको वापस दिलाया जा सके। तो वाकई में गुहार यही है कि ऐसे शख्स के साथ ये नहीं रहना चाहती जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, लेकिन अपना बच्चा वापस चाहिए। तो कानूनन अब आगे क्या प्रक्रिया बनती है? नोटिस भिजवाया जा सकता है इस शख्स को? किसी ने अभी तक लीगली गाइड किया है? मेरे कोई नहीं, मैं एक ब्राह्मण की बेटी हूँ, मेरे पापा नहीं है, मेरे भाई भी नहीं, मेरी सिर्फ एक ले दे के मम्मी है, जिनको भी जान से मारने की धमकी देता है। उसके मम्मी पापा भी उसका इसमें साथ देते हैं और मेरा बच्चा नहीं मुझे दे रहे। मैं अपने बच्चे के लिए इधर से उधर भटक रही हूँ। मैं बर्रा थाने कई बार गई, कल्याणपुर थाने में भी गई, इसके अलावा कप्तान सर के यहाँ भी गई, आईजी सर के यहाँ भी गई ना, को वहाँ मेरी कोई सुनवाई होती बस वहाँ से फ़ोन कर देते, बर्रा थाने में आते। और इस वक्त विकास कुमार पांडे जी, क्षेत्राधिकारी गोविंद नगर थाने, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर ये बताइएगा कि महिला कह रही है कि रोज थाने बुलाते हैं और कोई अभी तक बात आगे बढ़ी नहीं है, कुछ हासिल हुआ नहीं है, तो तकनीकी कारणों से फिलहाल फोन कट गया है। हम संपर्क साधेंगे पुलिस के अधिकारियों से और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। पर बड़ा सवाल यही है कि ये मां गुहार लगा रही है, तब तक आपको सुनवाते हैं, क्या कहना है, पूरा आरोप क्या लगा रही है ये महिला अपने पति पर। तो फिर योगी जी कहते हैं कि तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई न्याय नहीं है, तुम अपना सुसाइड कर लो, कुछ भी कर लो। तो एक बार वो हमको कह दे तो हम मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन ऐसी ज़िंदगी से तंग आ गए इधर से उधर। पहले वो युवा सभा का नेता था, उसके बाद अब वो उसको महामंत्री का पद मिल गया। अब वो कहता है अब तो हमको कोई और नहीं झुका सकता है, ना मैं कोई मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। मेरी दीदी के यहाँ ईंटें पत्थर बंदूक चला दिया, तो अब जीजा भी मेरी मदद नहीं करते हैं। हम और मेरी मम्मी आप सबसे विनम्र निवेदन है, मेरी मदद कीजिए, आप सब मेरी मदद करेंगे, मेरा बच्चा हमें मिल जाएगा, मेरा बच्चा हमको दिला दीजिए योगी जी। अपने बच्चे के लिए पिछले 1 साल से इधर से उधर भटक रही, मेरा चेहरा भी पहचानता ही नहीं पहचानता। मेरा इतना छोटा बच्चा था, तब से मैंने उसको नहीं देखा। सबसे निवेदन है कि मेरा बच्चा। तो अब अगली खबर का रुख करते हैं। बदायूं में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू डीसीएम ने एक बाइक को टक्कर मार दी है, जिसमें बाइक सवार 4 लोगों की मौत हो गई। बदायूं मुरादाबाद हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तो एक एक्सीडेंट हुआ है बदायूं में, बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू डीसीएम ने एक बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। तो एक सड़क हादसे में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जहां एक बेकाबू डीसीएम ने बाइक को टक्कर मार दी। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। बदायूं मुरादाबाद हाईवे पर यह एक्सीडेंट हुआ है। बदायूं से एक सड़क हादसे की खबर आ रही है। एक बेकाबू डीसीएम ने बाइक को टक्कर मार दी है। इस सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। बदायूं मुरादाबाद हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ। एक बेकाबू डीसीएम ने बाइक को टक्कर मार दी। रफ्तार का कहर देखने को मिला है और 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है इस सड़क हादसे में। लखीमपुर खीरी से अगली खबर आ रही है, जहां दबंगों ने पूर्व विधायक को मारा है। दबंगों की पिटाई से पूर्व विधायक निवेंद्र की मौत हो गई है। विवादित जमीन को लेकर दबंगों ने कहर बरपाया और निघासीन सीट से 3 बार निर्दलीय विधायक रहे। संवाददाता नवीन से अपडेट लेते हैं।
नवीन, दबंगों का कहर कुछ इस तरह टूटा कि पूर्व विधायक की जान ले ली। निघासन सीट से 3 बार निर्दलीय विधायक रहे और अब ग्रामीण शव रखकर हंगामा कर रहे हैं। इतने हौसले बुलंद इन दबंगों के, कानून का कोई डर खौफ नहीं। जी बिल्कुल, आपको बता दें, आज ये जमीनी विवाद को लेकर निर्मल कुमार मुन्ना जो पूर्व विधायक थे, निघासन विधानसभा के 3 बार ये विधायक रह चुके हैं और अपनी जमीन से जब विवादित की जमीन पर पहुंचे तो वहां पर पहले से ही काफी लोग खड़े हुए थे और जब ये पहुंचे तो इनकी तुरंत लाठी डंडों से जबरदस्त पिटाई कर दी, जिसके मौके पर ही इनकी मौत हो गई। हालांकि उनके जो बेटे हैं संजीव मुन्ना, उनको भी चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि हमारी जमीन पर विवाद चल रहा था, इसका केस भी चल रहा है, फिर भी जबरदस्त तरीके से दबंग वहां पर पहुंचे और उनका प्लान था शायद, इस वजह से लाठी डंडे चलने लगे और उनकी मौत हो गई। हालांकि सौ रख के प्रदर्शन भी किया गया। वहां पर पुलिस, कुछ संजीव कुमार मुन्ना ने बताया कि कुछ लोगों को पकड़ भी लिया गया था, लेकिन सीओ ने वहां पर पहुंचकर उन लोगों को छुड़ा भी लिया गया, ऐसा संजीव मुन्ना का आरोप है। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, इसलिए शव को रखकर जबरदस्त हंगामा ग्रामीण कर रहे हैं। जानकारी के लिए शुक्रिया नवीन। उधर अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण की शुरुआत के बाद अब काशी और मथुरा की विवादित जमीनें भी सनातन धर्मियों को सौंपे जाने की मांग जोर शोर से उठने लगी है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने काशी और मथुरा के मुक्त किए जाने की मांग को लेकर अभियान चलाने का फैसला किया है। इसको लेकर अखाड़ा परिषद ने कल सुबह 11 बजे प्रयागराज में एक इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसमें पदाधिकारियों के साथ सभी 13 अखाड़ों के 2-2 प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो मतलब अयोध्या के बाद काशी और मथुरा के लिए अब आवाज बुलंद करने की तैयारी अखाड़ा परिषद कर रहा है। कल दिनांक 7/9/2020 दिन सोमवार को दोपहर 11 बजे मठ बाघमरी गद्दी में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें आप सब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सादर आमंत्रित है। विषय जो रहेगा वह प्रयागराज परिक्रमा, माघ मेला एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराना, वाराणसी हमारे इष्ट देव, आराध्य देव काशी विश्वनाथ मंदिर को मुक्त कराना। ज्ञानवापी मस्जिद जो वहाँ बनाई गई बगल में, वो अवैध है, वो मुगलों ने ज़बरदस्ती से बनाया था। आज आप देखिए सुरंग में जो खुदाइयाँ हो रही हैं, वहाँ मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई है। तो इस विषय में चर्चा होगी। सभी 13 अखाड़ों के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं, हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, ये बैठक होने जा रही है और काशी मथुरा की जो विवादित जमीन है उसको वापस किए जाने की बात यहां पर चलेगी और एक रणनीति बनाई जाएगी कि अब आगे इस मुद्दे को कैसे उठाया जाए। दरअसल खुदाई में सुरंग और मंदिर के कई अवशेष मिलने से हलचल मच रही है। जी बिल्कुल, देखिए जब अयोध्या का मामला गरमाया था तो उसके साथ साथ जो है वो काशी और मथुरा के लिए भी आवाज उठ रही थी, लेकिन बाद में अयोध्या का मुद्दा जो है वो ज्यादा प्राथमिकता पर हो गया था और ये दोनों मुद्दे थोड़ा दब गए थे। लेकिन जब अब अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है तो उसके बाद काशी और मथुरा को लेकर लगातार आवाजें उठ रही थी। लेकिन अब ये पहला मौका है जब साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद औपचारिक तौर पर इस बारे में चर्चा करने जा रहा है। कल बैठक होनी है 11 बजे से और निश्चित तौर पर उसमें कुछ न कुछ जो है फैसला लिया जाएगा। अभी पहले चरण में कोई अभियान चलाए जाने की बात की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम रखा जा सकता है। तमाम जो धर्मगुरु हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का कोई एक फार्मूला रखा जा सकता है। यानी साफ है कि इस जो मुहिम है काशी और मथुरा की, उस मुहिम की शुरुआत की जा सकती है। तो कल की बैठक बेहद अहम होगी। तकरीबन 2 घंटे तक बैठक चलने की उम्मीद है और उसमें अभियान शुरू कराए जाने के बारे में औपचारिक तौर पर कोई ऐलान किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और उस बैठक के बाद देखना होगा कि क्या औपचारिक ऐलान करता है अखाड़ा परिषद। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोइन आपका।
या रुक रहे एक ब्रेक के लिए, खबरें अभी और भी हैं, फौरन लौटेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पुलिस वालों की हम बात करने जा रहे हैं जो घूसखोरी से बाज नहीं आ रहे। कुशीनगर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ नेशनल हाईवे पर बिहार आने जाने वाले ट्रकों से देखिए किस तरह अवैध वसूली की जाती है। बॉर्डर पर पुलिस वाले किसी आम आदमी को रखवाकर आगे वसूली करते हैं। हर ट्रक से वसूली की रकम बिल्कुल फिक्स है। गाड़ियों की जांच नहीं की जाती बल्कि वसूली होती है। माल लदे ट्रक पैसा देकर यूपी की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। बिहार से सोनपुर का पीला बालू यूपी की सीमावर्ती जनपदों में आता है और पुलिस इन गाड़ियों से खुलेआम वसूली करती है। कुशीनगर जनपद के तरियाजुसान थाना के बहादुरपुर चौकी बिहार बॉर्डर पर स्थित है और हाईवे पर होने वाले अपराध पर अंकुश लगाने के लिए यहां पर कई फैसले लिए गए, लेकिन अब तक पुलिस चौकी अवैध वसूली का अड्डा बन चुकी है। कोई भी फायदा उसका होता दिखाई नहीं दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मतलब वसूली करने का ये नया आइडिया है। वर्दीधारी खुद कैमरे में कैद ना हो, इसीलिए आम आदमी को आगे करके ये कलेक्शन कराया जाता है, ये वसूली की जाती है और पुलिस वाले बिल्कुल बेखबर वहां पर खड़े रहते हैं। एक एक ट्रक को रोककर वसूली होती है और रेट पूरा फिक्स है। उसके बाद ही ट्रक जो है वो यूपी बॉर्डर के अंदर जा पाते हैं। तो आम आदमी को आगे करके कैसे वसूली करा रही कुशीनगर पुलिस, कैमरे में ये सब कुछ कैद हुआ है। नए तरीके से, नए आइडिया से आप ये वसूली देखिए पुलिस की। पूर्व में इस चौकी पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन बार बार इसी तरह के कृत्यों में लिप्त पाए जाते हैं यहां के पुलिसकर्मी। और अब वक्त हो गया है हमारे स्पेशल बुलेटिन मूक बधिरों के लिए समाचार का और मेरे साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी प्रीति सप्रा। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या के मामले में भारत अब ब्राजील से भी आगे निकल गया है। पिछले 24 घंटे में देश में 90,632 नए कोरोना संक्रमित आए और अब कुल संक्रमितों की संख्या 41 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि ब्राजील में 40 लाख के करीब कोरोना मरीज हैं। इस तरह कोरोना मामलों में भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। भारत से ऊपर सिर्फ अमेरिका है। देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 41,13,000 हो गई है। इनमें से 70,626 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसेस की संख्या 8,62,000 हो गई है और 31,80,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 3 गुना अधिक है। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने अपने गुरु महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि कार्यक्रम में संबोधित किया, जहां उन्होंने संतों के संकल्प से लेकर अयोध्या में राम मंदिर तक की बात कही। सीएम ने कहा कि स्वच्छता अभियान से काफी फायदा हुआ है और सबसे ज्यादा बेहतर असर इसका गोरखपुर में हुआ, जहां इंसेफ्लाइटिस के 99% मौत का आंकड़ा कम हो चुका है। उन्होंने कहा, हमें बीमारी से डरने की जरूरत नहीं बल्कि इससे लड़ने की जरूरत है। सीएम ने यह भी कहा कि महंत अवैधनाथ के संकल्प सिद्धि में बदलते दिख रहे हैं। इसी के साथ स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए बीपी गंगा के साथ।